लास्ट क्लास में क्या हुआ था? मानसी बच्चे, लास्ट क्लास में ना तुम्हारा लास्ट चैप्टर का कोऑर्डिनेशन का लास्ट लेक्चर था। गुड इवनिंग पीयूष। तो उसमें मैंने ना मेटल कार्बोनिल्स करवाए थे, है ना। वो तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं था इम्पोर्टेंट, बट हाँ तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ज्यादा नहीं था, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो जिसका वो रह गया ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करवा दूंगी, आज या कल में हो जाएगी। तो तुम वहां से जाके देख सकते हो, है ना। तो वो हो जाएगा तुम्हारा वहां से कवर। बाकी वो लास्ट लेक्चर था हमारा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो स्टार्ट करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं लिख देती हूँ चैप्टर नेम, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट था। बस फर्क इतना है कि वो वाला चैप्टर जो था ना कोऑर्डिनेशन वाला, वो थोड़ा समझने वाला ज्यादा था। मतलब उसमें था कि मतलब कंसेप्ट था कि ये चीज हो रही है, ऐसे क्यों हो रही है ना। लेकिन डीएनएफ लोग बच्चे ऐसा चैप्टर है, मतलब इसमें भी है, मैं ये मना डिनाई नहीं कर रही हूँ कि समझने वाला नहीं है, बट इसमें क्रैमिंग वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा है। इसमें क्रैमिंग वाला पोर्शन ज्यादा है। अब तुम्हें पता है, तुम केमिकल प्रॉपर्टीज करोगे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो मेरे पास है ना तुम्हारे पास है, तुम्हें वो लर्न ही करनी पड़ेगी। हालांकि मैं ट्रिक बता दूंगी उसकी कैसे लर्न करनी है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी पेपर में अटेम्प्ट करने में, है ना। तो ठीक है, अटेम्प्ट बता दूंगी कैसे उनको याद करना है, ठीक है। और जहां जहां पे ट्रिक लगेगी वहां पे मैं तुम्हें बताते हुए चलूंगी। लेकिन जहां पे मैं अगर तुम्हें ये बोल दूंगी ना कि बेटा तुम्हें लर्न ही करना पड़ेगा, तो वहां पे मेरी बात मान लेना कि मैम ने बोला है ये क्रैम ही करना पड़ेगा, तो ये हमें करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हें बता दूंगी कि भैया ये लर्न करना पड़ेगा, बट मैं ट्राई करूंगी जो रटने वाला भी पोर्शन है ना, वो तुम्हें मतलब ऐसा ऐसा हो जाए कि भूलोगे नहीं, ठीक है। मैं यही ट्राई करूंगी। तो बेसिकली डी एंड एफ लोग तो ऐसा चैप्टर है ना, मतलब कुछ मेन मेन क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें से, है ना। जैसे कलर का आ गया क्वेश्चन, मैग्नेटिक मूवमेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आ गया, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, उस पर रीजनिंग पूछी जाती है। बेसिकली रीजनिंग क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इससे, है ना। लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ लेंथेनॉइड से उसकी आपको सारी क्या बोलते हैं, जितने भी लेंथेनॉइड्स है पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये सब पता होना चाहिए। वहां से भी मैग्नेटिक मूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है। तो ये सब चीजें हैं, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं है चैप्टर, बट हाँ लग जाएंगे हमें 5 लेक्चर इसमें करवाने में। तो जहां पे भी वही मैं सेम चीज कह रही हूँ, जहां पे रटने का होगा मैं बोल दूंगी आपको डायरेक्टली, लेकिन जहां पे हाँ कंसेप्ट होगा वहां पे डेफिनेटली हम उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, क्या कहते हो बेटा? यस मैम। आवाज आवाज आ रही है ना? अच्छा। यस मैम। आ गया स्तुति, पीयूष आ गया क्या? पंकज नहीं आया आज, पंकज नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। ओके 20 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। बच्चे एक ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं तुमसे, क्या रिक्वेस्ट कर रही हूँ, टेस्ट तो तुम देते हो, बहुत अच्छा भी कर रहे हो। हाँ पीयूष आ गया, ठीक है। तो टेस्ट तुम काफी अच्छा करते हो टेस्ट में, तो काफी अच्छी बात है। लेकिन ना थोड़ा मतलब इसमें भी क्या बोलते हैं, क्लास में भी रेगुलर रहा करो। जैसे लास्ट टाइम ना 14 स्टूडेंट्स थे बस, आज तो 20 हैं। तो जिसमें से आज मनोज भी नहीं दिख रहा मुझे, है ना। मनोज आई थिंक फिजिक्स की क्लास में था, और पंकज भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा रेगुलर, है ना। चलो ठीक है, आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए। देखो बेसिकली ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन करेंगे डिस्कस। बच्चे ये है आपकी पीरियोडिक टेबल का, यहाँ पे मैंने वो लगा रखा है, स्निप करके लगा रखा है। आप सबको दिखाई दे रहा है क्या? यस मैम। दिखाई दे रहा है? शाबाश। हाँ अभी देखो बच्चे, एक बार देख लेते हैं पोजीशन कहाँ होती है पीरियोडिक टेबल में हमारे एलिमेंट्स की। तो जैसे कि आपको पता है बच्चे, एस ब्लॉक भैया सबसे पहले है, लास्ट में आपके पी ब्लॉक है, बीच में कहीं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लाई करते हैं, देख पा रहे हैं आप, बीच में कहीं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लाई करते हैं, ठीक है। और एफ ब्लॉक सबसे नीचे आता है, ठीक है। और आपको पता है बच्चे, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं,
ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं बच्चे? क्योंकि जो बच्चे डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है ना वो एस और पी के बिल्कुल बीच में लाई करती है। आई मीन जो उनकी प्रॉपर्टीज है ना वो इंटरमीडिएट है बिटवीन एस और पी के बीच में, तभी उनको क्या बोला जाता है बच्चे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन वर्ड इसी वजह से यूज हुआ, चेंज। ठीक है, एस और पी के बीच में जो प्रॉपर्टी लाई करती है वो डी ब्लॉक की होती है, इस वजह से उनको ट्रांजिशन बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बच्चे देख लो डी ब्लॉक कहाँ लाइक करता है। ठीक है, अभी हमें मेन फोकस हमें किस पे रखना है बच्चे? डी ब्लॉक पे रखना है, क्योंकि एस और पी से हमें अभी लेना देना नहीं है ना। एस और पी हम वैसे देखा जाए तो पहले पढ़ते हैं, पहले वही पढ़ते हैं 11th क्लास में, है ना, और 12th क्लास में भी तुम्हारा पी ब्लॉक आता है। अब सीबीएसई ने भैया पी ब्लॉक रिड्यूस कर दिया तो अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वजह से, है ना। तो डी ब्लॉक पे हमारा जो रहने वाला है वो मेन फोकस रहने वाला है। तो ध्यान से देखो बच्चे, आपकी 4 सीरीज होती है डी ब्लॉक में। एक आपकी 3D सीरीज होती है स्कैंडियम टू जिंक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको 3D सीरीज सारी की सारी लर्न होनी चाहिए। आपको 3D सीरीज बच्चे सारी की सारी लर्न होनी चाहिए, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ठीक है, अगर किसी को इसका मतलब अगर किसी को नहीं पता है, सबको याद है क्या स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का? कोई ऐसा है जिसको याद नहीं होते ये एलिमेंट? तो मुझे बता सकते हो। मुझे नहीं होते। चलो मैं बता देती हूँ। हाँ, मुझे भी नहीं होते। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, करते हैं थोड़ा। हाँ देखो बच्चे, इसको कैसे ध्यान रखोगे? देखो 4D और 5D वाली भी मैं करा देती हूँ, पहले आप 3D वाला देखना। हाँ महक बोलो बेटा। देखो कैसे याद रखोगे, ध्यान से सुनना। स्कैंडियम, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्कैंडियम तेरी, ध्यान से सुनना, तेरी विदाई करके मैं फ्री। हाँ जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। और हाँ जरूरी नहीं जिसको याद है वो मेरी वाली निमोनिक्स फॉलो नहीं करेगा, जिसको याद नहीं है वो कर सकता है। स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया। कोबाल्ट आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने निक्कर, कुर्ता, जीन्स पहन ली। मैंने स्पेलिंग इसलिए गलत लिखी है ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखो स्कैंडियम तेरी विदाई करके, इसको ऐसे याद रखोगे, तेरी मतलब टिटेनियम, विदाई यानी कि वेनेडियम, करके मतलब क्रोमियम, मैं यानी मैग्नीज, फ्री हो गया मतलब आयरन, उसके बाद कोबाल्ट ऐसे याद रखोगे, उसके बाद मैंने निक्कर, कुर्ता मतलब कॉपर, जीन्स मतलब जेटन। समझे इस चीज को? समझना तो क्या था, याद करना। स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, हो को आप ऐसे को समझ सकते हो। उसके बाद मैंने निक्कर, कुर्ता, जीन्स पहन ली। ठीक है जी, ये मुझे मेरी टीचर ने बताया था जब मैं व्हेन आई वाज इन कौन सी क्लास में थी, मैं 12th क्लास में थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया था, वो मुझे अभी तक याद है, तो मैंने सोचा आपको भी यही सब बता दूं। अगर इससे बेटर भी मतलब गूगल पे तो बहुत सारी निमोनिक्स बना रखी होती हैं, आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये वाला इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, हो को आप को बोल सकते हो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, अदरवाइज कोबाल्ट ऐसे याद रखो। उसके बाद मैंने निक्कर, कुर्ता, जींस पहन ली, खत्म। ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। आपको 4D सीरीज देखो, ये तो ऐसे याद रखना लेफ्ट टू राइट। 4D सीरीज 5D भी आपको पता होनी चाहिए, 6D नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको कैसे लर्न करोगे ना, इसमें ज्यादा लर्न करने वाली नहीं है एक्चुअली ना, ये रिदम सी बन रही है। जैसे देखो मैं बताती हूँ आपको, टिटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम, ये बिल्कुल ऐसे बन रहा है, टिटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम। इसमें मैंने कभी ट्रिक ना तो अपने बच्चों को कराई है ना मैंने खुद किया, ये ऐसे ही बन रहा है। देखो एक रिदम सी नहीं हो रही, टिटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम। ठीक है, इसमें देखो वेनेडियम, इसको कैसे बोलोगे, वी नोबिता, नोबिता तुम्हारा नोबिता, कौन से वाला, डोरेमोन वाला, है ना, नोबिता। ठीक है, क्रोमियम, मोलिबेल्डियम, टंगस्टन, ये भी मैंने ऐसे लर्न कर रखा है, क्रोमियम, मोलिबेल्डियम, टंगस्टन। इसको कैसे कर रखा है लर्न, मान जा टीना चावला रे, टीसी को मैंने लिख रखा है टीना चावला रे, मान जा टीना चावला रे। तो ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। इसको कैसे करोगे, आयरन रूठ गया ओसम, आयरन रूठ गया ओसम, इसको मैंने ऐसे ही याद करा हुआ है। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, रिदम बन रही है। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, रिदम बन रही है। इसमें कैसे करोगे, सबसे सस्ता कॉपर,
उससे थोड़ा कॉस्टली सिल्वर, सबसे कॉस्टली बच्चे गोल्ड। ठीक है, इसके बाद जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये भी ऐसे लर्न करा हुआ। ठीक है, अगर आपको इससे मिलती है निमोनिक्स से, उससे आप लर्न कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने कर रखा है, मैंने आपको वैसे बता दिया। ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट्स तो आई थिंक अभी लर्न हो गए होंगे तुम लोगों को। हो गए क्या? एक बार फिर से बताऊं क्या? बोलो, आवाज आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सो गए क्या? इतनी बोरिंग निमोनिक थी क्या? है? नहीं मैम, बहुत अच्छी थी। इतनी अच्छी थी कि डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, शांति से सुन रहे थे। चलो अच्छी बात है। एक बार फिर बोल देती हूँ, 3D सीरीज वाले तो टिप्स पे होने चाहिए, नीचे वाले नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें कर लेते हैं, करने में क्या बुराई है। तो स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने निक्कर कुर्ता जीन्स पहन लिया। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो वी नोबिता से। मांजा टीना चावला रे, आयरन रूठ गया ओसम। ठीक है, और इसको कैसे याद रखोगे? सबसे सस्ता कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, सबसे महंगा। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लोगे। जो ये बाकी है ना, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये तो जब तक हम एंड तक पहुंचेंगे ना चैप्टर तक, तुम्हें टिप्स पे याद हो जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान से, जो ये लेंथनम है ना, इसका एटॉमिक नंबर बच्चे 57 है, देख पा रहे हो। उसके बाद डायरेक्ट 72 आ गया। ऐसी एक्टिनियम का बच्चे 89 है, उसके बाद डायरेक्टली क्या आ गया है? 104 आ गया है। तो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो जो लेंथनम और एक्टिनम है ना, इनमें क्या होता है, 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इनको क्या कंसिडर किया गया? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि जो लेंथेनोइड और एक्टिनम, जैसे ये लेंथेनम और एक्टिनम लिखा हुआ है ना, इनकी प्रॉपर्टीज ना डी ब्लॉक एलिमेंट से काफी डिफर करती है, काफी डिफरेंट है डी ब्लॉक के एलिमेंट से। इस वजह से क्या किया गया, लेंथेनम और एक्टिनम को ना एक अलग सीरीज बना दी गई, देखो इस तरह से एंड में, और उनको बोल दिया गया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। तो उन्होंने क्या किया, इसमें से उठा के इनको बाहर लिख दिया, ताकि इनकी केमिस्ट्री बच्चे थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर स्कूल में आपने एफ ब्लॉक पढ़ा है ना, तो आपने नोटिस किया होगा ना, इनकी केमिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेंथेनोइड, एक्टिनोइड्स की तो बहुत ही ज्यादा होती है। तो इनको क्या किया गया, एक भैया अलग से जगह पे बिठा दिया और कहा इनको हम अलग से पढ़ेंगे, इनके साथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है बच्चे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि हालांकि लिखा तो इनको डी ब्लॉक में ही हुआ है ना, लेकिन हम इनको अलग से पढ़ रहे हैं, मतलब इसलिए इसको बोला गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हैं ये वाले एलिमेंट्स, जिनको हम अलग से पढ़ेंगे। किस नाम से? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से। ठीक है, तो ये तो था जनरल बेसिक सा। उसके बाद बच्चे आपको पता होनी चाहिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक, सुन रहे हो ना सारे ध्यान से बच्चा? यस मैम। चलो ठीक। यस मैम। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? n-1 d 1 से 10 इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1 आ सकता है, 2 3 4 अप टू 10 तक आ सकते हैं। ns2, ठीक है, जो आपका ns2 है बच्चे, ये क्या है आपका? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है बच्चे? पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं इसको, पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, अगर मान लो एफ में होता है इलेक्ट्रॉन तो इससे पहले आ जाता है, उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। ये हम तब देखेंगे जब उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता ही है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बोल दो, है ना, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी 3D सीरीज की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वही नहीं आया तो पूरे चैप्टर में फिर हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे। तो मैं फिर से लिख रही हूँ, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने निक्कर कुर्ता जीन्स पहन ली। यही होगा, यही है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। अब बच्चे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? तुम्हें पता है इसका 21 है एटॉमिक नंबर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, अच्छा अभी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? इसकी 21 है, तो हमने क्या करते हैं, पहले आर्गन, मैं आपको सारा नहीं दिखा रही हूँ, 1s2 2s2 2p6, आपको पता है वो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। उसके बाद बच्चे 4s2 3d1,
ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे बच्चे, 4s में, देन 3d1 में। तो टिटेनियम क्या क्या होगा बच्चे, बोलो, 4s2 3d2, बोलो अब तो मेरे साथ साथ। वेनेडियम का क्या होगा, 4s2 3d3। 3D3 एक बार मैं कलर चेंज कर लूं, इसका क्या होगा, 4s1 3d5, 4S1 3D5 इसका 4s2 3d5, इसका क्या होगा 4s2 3d6, इसका 4s2 3d7, निकल का 4s2 3d8। मैम क्रोमियम मैग्नीज का सेम होगा। हाँ मैं बता रही हूँ बेटा, एक मिनट, 3d10। सेम नहीं है, हाँ मैं बता रही एस हूँ, ऑर्बिटल में कम है एक। हाँ मैं एक बार बता रही हूँ, इसको एक्सप्लेन कर दूं, 4s2 3d10। देखो बच्चे यहाँ पे ना मैं एक तो क्रोमियम को हाईलाइट करना चाहती हूँ, और एक मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ आपके इसको, क्या नाम है, कॉपर। ठीक है। वैसे तो भैया इसका 24 है एटॉमिक नंबर, तो आपको लिखना तो बाय डिफॉल्ट ये चाहिए था 4s2 3d4, ठीक है। लेकिन होता क्या है, आप लिख सकते हो, जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल, वो कम होता है काफी, इज लेस, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, 4s का इलेक्ट्रॉन जो है 3d ऑर्बिटल में इजिली जो है जंप कर सकता है, क्योंकि हमें पता है बच्चे, या तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है ना, या फिर वो फुल्ली फील्ड वाली स्टेबल होती है। तो पहले कैसा था बच्चे, 4s2 3d4 था, तो हमने क्या किया, क्योंकि अगर डी में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये हाफ फील्ड बन जाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल है इस वाली कॉन्फ़िगरेशन से। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन 4s का भैया एक्साइट करवा दिया 3d ऑर्बिटल में। और ये आप कहाँ पढ़ते हो, अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो कि क्रोमियम और कॉपर की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन होती है ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और इसकी क्या होती है बच्चे, इसमें क्या है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस वजह से क्रोमियम और कॉपर की जो आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, एक्सेप्शन है। रीजन बीइंग कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है और डी में कितने हैं, 10। और आपको पता है डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चे, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपको ये सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, इसका कलर बताते हैं, तब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे, ओके। और क्रोमियम और कॉपर पे खास ध्यान रखेंगे कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ध्यान रखेंगे बच्चे, बोलो, ठीक है। अभी तक तो कुछ मुश्किल लगा होगा ना, अभी तक तो बिल्कुल सिंपल चल रहा है। उसके बाद बच्चे अभी हम देख रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है। तो आप लिख सकते हो बच्चे, ए ट्रांजिशन एलिमेंट may be defined as, may be, इतना गंदा वाई बनाया यार मैंने, may be defined as an element whose atom in ground state or ion in one of the common oxidation state has incomplete desorption, या आप बोल सकते हो partially filled, that is इलेक्ट्रॉन बिटवीन 1 to 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट वही होंगे जिनके पास उनके डी सबशेल, या तुम डी ऑर्बिटल बोलते हो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 के बीच में, यानी कि वो पार्शियली फिल्ड है। ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना, डी में या तो 1 होगा इलेक्ट्रॉन या 2 होगा, अप टू 9 होने चाहिए, डी 10 नहीं होना चाहिए, डी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलोगे। तो आप किसी भी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट तभी बोलोगे जब उसके पास उसके डी ऑर्बिटल में 1 to 9 के बीच में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, या आप बोल सकते हो वो पार्शियली फिल्ड होंगे, ठीक है। अच्छा,
किस केस में, या तो वो एटम भैया अपनी ग्राउंड स्टेट में हो, ध्यान से सुनना, या तो वो एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में हो या अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल बच्चे आप कोई भी देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो स्कैंडियम देख सकते हो। ठीक है, स्कैंडियम में देखो D1 है, तो ये क्या है बच्चे, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसमें D2 ट्रांजिशन एलिमेंट है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, कॉपर, कॉपर भैया देखो, कॉपर और जिंक में देखो क्या है, कॉपर में क्या है बच्चे 3D10 है, और जिंक में क्या है बच्चे 3D10 है। तो अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूं तो आप मुझे ये कहोगे कि मैम जिंक वाले के केस में तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा? तो बिल्कुल सही, जो आपका बच्चे जिंक, कैडमियम और जो मरकरी होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, वो आपके बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं बताओ? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ डी सबशेल। ड्यू टू फुल्ली फिल्ड सबशेल, या इससे अच्छा ये लिखो, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डी सबशेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डी सबशेल। ठीक है, देखो इसमें ना आपको ना पेज वेज भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हो, वैसे तो आप एनसीईआरटी से पढ़ो, जो भी एक्सेप्शन आएंगी वहां पे मार्क करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इस चैप्टर में। लेकिन अदरवाइज अगर आप नोट्स बना रहे हो ना बच्चे, तो आपको ना पूरा पूरा नहीं लिखना, आपको छोटा छोटा लिखना है, मतलब पॉइंट्स बना के लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पूरा पैराग्राफ बना के लिखोगे खुद ही बोर हो जाओगे पढ़ते वक्त। अभी तो पढ़ लोगे क्योंकि अभी चैप्टर चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाके बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे, जब रिवाइज करना होगा ना खुद ही बोर हो जाओगे जब पूरा पूरा पैराग्राफ लिखोगे। तो बेटर यही रहेगा कि छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते जाना जो मैं बातें बोल रही हूँ। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी को बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में हम फिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स होते हैं भैया जिनके पास डी सबशेल में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, फिर हमने जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्यों रखा गया? क्योंकि बच्चे जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है ना वो सीरीज के एंड में लाइक करते हैं, इसलिए उनके साथ हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ इनको भी पढ़ लेते हैं। लेकिन हाँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफरेंट होती है। वो कौन सी होती है वो टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा। अब जैसे कॉपर है, कॉपर में आपने देखा बच्चे 4s3d10 है, आप कहोगे मैम कॉपर भी नहीं होना चाहिए, फिर तो आप कहोगे मैम कॉपर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता हो तो कॉपर जो है +1 और +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। और अगर मैं +2 की बात करूं तो +2 में कॉपर 3d9 होगा। और मैंने यही तो बोला है, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट या तो ग्राउंड स्टेट में हो, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 to 9 हो, या वो अपनी कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो बच्चे देखो ये अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसलिए हम कॉपर को क्या बोलेंगे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। जबकि जिंक, कैडमियम, मरकरी की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, लेकिन वो +2 में भी क्या होता है, उनकी D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस वजह से हम जिंक, कैडमियम, मरकरी को नहीं बोल सकते ट्रांजिशन एलिमेंट, ना ही उसके ग्राउंड स्टेट पे ना ही उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे। डेफिनेशन समझ में आई? पहले तो ये बताओ, आ गई? यस ठीक है, ओके, इजी था। कौन चला गया भाई यहाँ से? अच्छा, सारे बच्चे हैं, शाबाश बच्चे। चलो, उसके बाद बच्चे हम देखेंगे जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है हमारे पास एटॉमिक और आयनिक रेडियस। ठीक है, ये आप ना बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, मतलब 9th में पढ़ते हो, 10th में भी पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, 12th में भी पढ़ते हो, है ना। अब डी ब्लॉक में भी आगे पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। ठीक है, अगर आप देख पाओ बच्चे, यहाँ पे मैंने ना एक डेटा लिखा हुआ है, डेटा आपको लर्न नहीं करना है, जस्ट देखो कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो अगर आप देख पाओ बच्चे, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक बहुत ज्यादा इरेगुलर ट्रेंड है एटॉमिक रेडियाई का, या आप आयनिक रेडियाई भी बोल सकते हो। देख पा रहे हो क्या? धीरे धीरे पहले तो कम हो रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है बीच में जाके, फिर एकदम से जिंक के केस में बढ़ गई है आपकी एटॉमिक रेडियाई। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये 3D की है, पहले तो कम हो रही है, बीच में कांस्टेंट हो रही है, फिर एकदम से इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही 4D का है, ऐसे ही 5D का है। तो हमें बेसिकली ये रीजन देखना है ऐसा क्यों है। तो आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, जस्ट पॉइंट बना के लिखो। देखो बच्चे, अगर हम जनरली बात करें, अभी हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई का क्या होता है तो तुम लोग क्या बोलोगे मुझे? अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ एटॉमिक रेडियाई या एनिक रेडियाई डिक्रीज होगा? बोलो डिक्रीज होगा। रीजन क्या पढ़ते हो तुम? रीजन क्या पढ़ते हो? ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता ड्यू है। टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम बोल दो तुम हर बार, और यही यहाँ पे भी बोलना है, ठीक है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये क्या चीज है? देखो बच्चे, अभी आप क्या कर रहे हो, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना तो आपके क्या होता है, आउटर मोस्ट जैसे आपका 4s है, यानी कि अंदर में डी वाले इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो आप देख पाओगे, सपोज ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके 3d वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? 3d वाले पेनल्टीमेट शेल है, 4s वाले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे क्या हो रहा है, d1 d2 d3, तो क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, और जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बच्चे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जैसे इस पे न्यूक्लियर चार्ज 21 का, इस पे 22 का है, इस पे 23 का है। तो बेसिकली जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली पुल करेंगे, और अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली पुल करेंगे तो ये जो शेल है बिल्कुल अंदर, थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएंगी, और अगर अंदर की वजह से अंदर की तरफ आ जाएंगी तो आपका साइज क्या हो जाएगा बच्चे? बोलो क्या हो जाएगा आपका साइज? डिक्रीज। ठीक है, ये जो 21, 22, 23 है ये तो आपका न्यूक्लियर चार्ज है। जेड इफेक्टिव क्या होता है बच्चे? जेड माइनस एस होता है, जेड माइनस एस। एस क्या है तुम्हारा? स्क्रीनिंग इफेक्ट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन कुछ स्क्रीन भी करेंगे, जैसे 3d वाले इलेक्ट्रॉन है कुछ स्क्रीन भी करेंगे, शील्ड भी करके रखेंगे वैलेंस शेल को, तो उसमें से माइनस करके जो ओवरऑल आता है वो इफेक्टिव, ये जेड इफेक्टिव होता है। तो मैं डायरेक्ट सिर्फ यही बोलना है कि भैया लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं होना, बीच में तो ये कांस्टेंट हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है बच्चे, जो ये कांस्टेंट हो रहा है? इसका रीजन ध्यान से सुनना। अभी तक क्या था बच्चे, पहले यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? d4, लेकिन आगे देखो यहाँ d5, d6, d7, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। तो इसमें आप क्या बोलते हैं बच्चे कि जो d ऑर्बिटल में है ना, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड हो रहे हैं। तो इसमें दो काम होते हैं बच्चे, एक तो शील्डिंग इफेक्ट भी लगता है, शील्डिंग इफेक्ट भी लगता है, और एक न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर तो लग ही रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बच्चे ज्यादा ऐड होने की वजह से अब वो ज्यादा शील्ड कर पा रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। शील्ड का मतलब समझते हो क्या तुम लोग? देखो इधर, अगर मान लो, अगर मैं पेन चेंज करके आपको दिखाऊं, ये डी वाले इलेक्ट्रॉन है, मान लो मैं बात कर रही हूँ आपकी आयरन की, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और 4s में 2 है। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए इसको शील्ड करने वाले, यानी कि एक शील्डिंग इफेक्ट भी है जो प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, एक न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर भी काम कर रहा है। तो बच्चे इसमें क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर और न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर क्या होता है, काउंटर बैलेंस हो जाता है। मतलब जितना शील्ड कर रहे हैं उतना ही न्यूक्लियस भैया उनको पुल कर रहा है, तो दोनों क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एटॉमिक रेडियाई है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। इस तरह से देख पा रहे हो सारे? बताओ, बोलो बच्चा, देख पा रहे हो? मैम ठीक है, तो इसका रीजन आप ये लिख सकते हो बेटा, लिखना चाहते हो तो, कि शील्डिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज, सेकेंड पॉइंट में न्यूक्लियर चार्ज काउंटर बैलेंस ईच अदर, ठीक है? ये इनऑर्गेनिक ऐसी है, इसमें पता नहीं कब क्या हो जाता है, ठीक है? तो यानी कि हमने सेकंड वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद देखो बच्चे, जिंक में एकदम से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या रीजन है बच्चे? इसका ये रीजन है, अब तो डी इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा आ गए हैं, तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, धक्का मुक्की करने लग जाएंगे। धक्का मुक्की इन द सेंस एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, और अगर रिपेल करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा बच्चे, एक्सपेंड हो जाएगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा जो न्यूक्लियस भैया अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था आउटर मोस्ट शेल पे, अब वो वाला फैक्टर कहीं जाके डोमिनेंट नहीं होगा,
जो डोमिनेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा वो करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसकी वजह से बच्चे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से जिंक का साइज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। रीजन बीइंग ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हो जाएगा वो एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई आपको बोले कि इस ट्रेंड को, जो ये ट्रेंड आ रहा है, पहले तो डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर एकदम से जिंक के केस में वो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या एक्सप्लेन कर दोगे? बोलो बोलो बच्चा। यस मैम। शाबाश। ठीक है, तो पहला क्या था रीजन बच्चे, एटॉमिक रेडियाई क्यों डिक्रीज हो रही है? सेम सिंपल वाला फंडा जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सेकंड वाले में आप क्या बोलोगे कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन जो एकदम से इंक्रीज हुई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो रहा है और साइज जो हो गया जिंक का बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद है बच्चे मेटेलिक कैरेक्टर। देखो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना वो काफी अच्छे मेटल्स होते हैं, चमक भी और लस्टर भी होते हैं ना, मेलेबिलिटी भी होती है, डक्टिलिटी भी होती है, जो ये तुम पढ़ते हो। तो बेसिकली इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें स्टडी करना है? देखो बच्चे मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है कि नहीं होती? बताओ। इलेक्ट्रॉन तो ये मेटल है। जैसे अगर मैं बोलूं सोडियम है, सोडियम में बच्चे एक इलेक्ट्रॉन होता है 281, तो आप क्या करते हो, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो, है ना। तो अगर आपने कभी देखा हो लैब में सोडियम, जब आप उसको नाइफ से कट करते हो तो वो इजीली कट हो जाता है सोडियम, है ना। हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, अपने ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो आपने देखा होगा सोडियम इजीली कट हो जाता है। लेकिन अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं बच्चे, तो वो बहुत हार्ड होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरी हार्ड, उनको भैया ऐसे इजीली कट कर पाना भैया बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? सोचो, अगर मैं बच्चे 2 सोडियम के एटम ले लूं, तो एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो दोनों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, दोनों के पास एक एक देने के लिए ना, तो वो एक एक ऐसे दोस्ती करेंगे। देख पा रहे हो मेरी बात? अगर वो दोनों ऐसे दोस्ती करेंगे तो क्या उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? सोडियम सोडियम एलिमेंट्स के बीच में, बोलो। नो मैम। नहीं होगा। तो अगर दोस्ती स्ट्रॉन्ग करनी है भैया, तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा आपको अच्छे से टाइट, तब आप बोल सकते हो भैया दोस्ती बहुत पक्की है। तो बच्चे इसमें क्या होता है, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका रीजन ये होता है कि वो हार्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू नंबर ऑफ ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक बात देखो, जिसके पास भैया खाली इलेक्ट्रॉन होगा, अकेला इलेक्ट्रॉन होगा, वही तो दूसरे के साथ जाएगा दोस्ती करने के लिए। जिसके पास ऑलरेडी उसकी दोस्ती हो रखी है, फिर वो किसी और के पास क्यों जाएगा? समझे इस चीज को? तो बच्चे जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा होती है, अच्छे से होती है। ठीक है, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका क्या बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चे, आपका मेटेलिक कैरेक्टर भी होगा। अगर कोई यहाँ पे लिखना चाहता है तो आप लिख सकते हैं, लिख सकते हो, लिखो, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन also result in the formation of metallic bond, greater the number of unpaired electrons, stronger is the bonding, किसकी वजह से? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बोल सकते हो ये वाली चीज बताओ मुझे, इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, उतनी ज्यादा अच्छी दोस्ती करेंगे, और जितनी अच्छी दोस्ती करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा बच्चे, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। तो ध्यान रखना,
मेटेलिक बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो आप किस बेस पे डिसाइड करोगे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा दोस्ती पक्की, अगर दोस्ती पक्की तो मेटेलिक बॉन्ड भी उतना अच्छा। किसके बीच में मेटेलिक बॉन्ड बच्चे? एटम्स के बीच, ठीक है। जैसे आप वो क्रोमियम क्रोमियम के मेटल के बीच में, क्योंकि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 4 आएंगे भैया दोस्ती करने के लिए, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं बोलूं बच्चे आपका जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये क्या होते हैं बच्चे? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। क्यों सॉफ्ट होते हैं? कौन बताएगा बच्चे क्यों सॉफ्ट होते हैं? मैम क्योंकि इनके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, Very सारे good, पेयर because होते they हैं। don't have unpaired electron। अभी मैंने आपको बताया था D10 होते हैं ये, है ना, D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भैया जब इनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो बेचारे अकेले रह के खुश है। तो ये वाले क्या होते हैं बच्चे? आप ध्यान रखेंगे, जिंक कैडमियम मरकरी क्या होते हैं? आपके सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, उसके बाद मैं बात करूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, आपको पता है बच्चे मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा किस वजह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो मैं बोल सकती हूँ कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत हार्ड है। बोलो बोलो। यस मैम। तो आप लिख सकते हो बच्चे, लिखो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बिटवीन द, किसके बीच में? बिटवीन द एटम्स of these elements are responsible for high melting and boiling point। ठीक है भैया, हार्ड है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉयल होने के लिए। और लिखो 10 they have high enthalpy of atomization। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार आता है क्वेश्चन, चाहे वो आपका सीबीएसई का हो बच्चे, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड, लिख सकते हो, पहले लिखो, दैट इज हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस का मतलब समझते हो? मेटल लैटिस इनटू फ्री एटम्स। कि भैया बहुत, अगर तुम्हारा किसी मेटल का इतना बड़ा लैटिस है, उनको छोटे छोटे एटम के टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी, वही क्या होगा बच्चे? तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। तो जिस केस में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इट मींस उसकी सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, वो उसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बना हुआ है, और उसका ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझे इस चीज को? बताओ बेटा, कोरिलेट कर पा रहे हो चीजों को? यस मैम। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ कि जितनी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उस बड़े से मेटल लैटिस को तोड़ने में छोटे छोटे एटम में, ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। इट मींस उसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बना हुआ था, इट मींस उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा था, और वो हार्ड, ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये देखो इस तरह से, पहले आप 3D का देखो, यहाँ पे देखो टिटेनियम से क्रोमियम तक तो बड़ा मेल्टिंग पॉइंट बड़ा, लेकिन एकदम से मैग्नीज में डिप आ गया, फिर आयरन से बड़ा, फिर देखो कोबाल्ट, ये कोबाल्ट निकल, यहाँ पे जाके यहाँ कहीं जिंक है जो कि नीचे छुपा हुआ है ना। यानी कि आपको दिख पा रहा है बच्चे, जिंक की, अगर मैं बोलूं जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत कम है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज लोवेस्ट। क्यों लोवेस्ट है बताओ? मैम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी वजह से मेटेलिक नहीं है, अगर बॉन्ड नहीं है तो मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेगा, और उसका जो आपका मेटेलिक लैटिस होगा वो बहुत वीक होगा, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी जिंक के टुकड़ों में तोड़ने के लिए, है ना। तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी कम होगी, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? जिंक की कम है। और सारे ट्रांजिशन एलिमेंट से अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा सॉफ्ट बॉन्ड है जिंक है, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं। लेकिन बच्चे यहाँ पे देखो, हाँ बच्चे बोलो। मैम एटोमाइजेशन और आयोनाइजेशन सेम होता है या अलग होता है? ना, अलग होता है बेटा, अलग होता है। ओके मैम।
है ना। बिल्कुल, एक स्टूडेंट ने भी पूछा था लास्ट टाइम, मैं करा रही थी ना फोटोन वाले बैच को, उन्होंने बोला था एटोमाइजेशन नहीं, दोनों का अगर सेम मानोगे ना क्वेश्चन गलत कर दोगे, तो ये अलग चीज है, ठीक है। उसमें तो एनर्जी को निकालने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है, ये अलग है। मुझे तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। तो देखो बच्चे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सर्कल लगाऊं, एक तो ये मैग्नीज है जिसपे सर्कल करो आप अपनी बुक में, अगर नोट्स बना रहे हो तो उस पे करो। देखो मैग्नीज और टेक्टिनियम ऐसा है ना, देखो जिसके बीच में डिप आ रहा है, देख पा रहे हो ये डिप आ रहा है, क्यों आ रहा है? जबकि मैग्नीज के पास तो भैया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, पता है ना, मैग्नीज का D5 है, ऐसे इसका भी D5 है, तो इसमें तो 5 है, मतलब क्रोमियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। लेकिन ये डिप क्यों दिखा रहा है बच्चे? ये है एक्सेप्शन, ये है बच्चे एक्सेप्शन। अगर आप इस एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं बच्चे, क्योंकि जो मैग्नीज और टेक्टेनियम है ना, इनकी कैसी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड। जैसे हमने क्या देखा, जिंक में क्या था बच्चा? फुल्ली फिल्ड था, उसको तो वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं था। ऐसे ही बच्चे जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी स्टेबल होती है। अब वो स्टेबल है तो भैया वो कहेगा मैं मस्त मजे से बैठो, मैं स्टेबल हूं, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है भैया मेटेलिक बॉन्ड बनाने की, मैं ऐसे बहुत मजे से हूँ। तो इस वजह से जो ये मैग्नीज और टेक्टिनियम में है एक्सेप्शनली डिप आ रहा है। रीजन बीइंग कि D5 जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है, इसलिए मैग्नीज और टेक्टिनियम इंटरेस्टेड नहीं है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाने में। क्लियर हुआ? बोलो बोलो बच्चे। और अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो 3D 4D 5D, जैसे आप 3D से 4D में जा रहे हैं, 4D से 5D में जा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है ना। बेसिकली आप बोल सकते हो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएंगे 5D सीरीज वाले। रीजन आप ये बोल सकते हो बच्चे, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और आपको पता है नीचे जाते जाते साइज इंक्रीज होता है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो 4D एंड 5D सीरीज के मेंबर है ना, 4D 5D एक मेंबर ऑफ हैज मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग, ठीक है। एक और चीज हमने सीखी यहाँ पे, एक और चीज मैं बताना भूल गई, क्या? इधर देखो एक बार, यहाँ पे देखो टंगस्टन है। आप अपनी बुक में ना ऐसी ऐसी ही पढ़ते हैं, जो ये स्पेशली इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स होते हैं बच्चे, उनको ऐसे ही किया जाता है। नोट्स पे कम ध्यान दो इसमें, जो ये एक्सेप्शन, जो ये रीजनिंग आती है ना, वो पॉइंट नोट करते जाओ अपनी बुक्स पे। और ये देखो कि आज जो मैम ने लेक्चर करवाया कितनी रीजनिंग बता दी मैम ने, ऐसे लिखते जाओ 1, जैसे अंडरलाइन कर रहे हो ना आप एनसीईआरटी में, तो लिख दो 1, ये रीजनिंग हो गई, ये रीजनिंग बताइए मैम ने, लिख दो क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसे ऐसे करके जब आप चैप्टर के एंड तक चले जाओगे ना, तो आपको 30-35 रीजनिंग मिल जाएगी यूं ही। 30 to 35 क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाएंगे आपके। तो 2 तो मैंने यहीं पे बता दी कि मैग्नीज और टेक्टिनियम में ये डिप क्यों आ रहा है। और यहाँ पे देखो आपको दिख पा रहा है कि टंगस्टन, टंगस्टन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखो, बहुत बार आता है ये, टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कर लोगे? बताओ। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिंक कैडमियम मरकरी में क्या होता है भैया, वो सॉफ्ट होते हैं और उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैं फिर लिख देती हूँ, जिंक कैडमियम मरकरी आर सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कुछ मुश्किल लगा अभी तक तो पहले बताओ, कुछ मुश्किल लगा क्या? बोलो। मैग्नीज और टेक्नीशियन वाले को नहीं समझा। हाँ बोलो पंकज बेटा। मैम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? बच्चे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये होता है जो आपका लैटिस स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? जैसे देखो, अगर मैं ये बोलूं ये है एक छोटा सा, ये आप उसमें पढ़ते हो वैसे तो सॉलिड स्टेट में, ये एक छोटा सा यूनिट सेल है, इसको यूनिट सेल बोलते हैं। जब आप इसको हर डायरेक्शन में रिपीट कर दोगे 3D में, तो एक बहुत बड़ा सा लैटिस बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपका हो गया जिंक का लैटिस, हो गया मैग्नीज का लैटिस, हो गया। तो जो जितना लैटिस वीक होगा तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको उसके एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए,
ठीक है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको उस लैटिस को ब्रेक करने के लिए, उतना ज्यादा आपका क्या होगा बच्चे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। यही मैंने लिखवाया, हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस इनटू फ्री एटम। ठीक है, मैग्नीज और टेक्टिनियम में बच्चे आप ये बोलेंगे कि क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन D5 होती है विच इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप बोलोगे सबसे स्टेबल होती है फुल्ली फील्ड, फिर होती है हाफ फील्ड, फिर उसके बाद वो होती है जिसमें जब डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो बच्चे D5 वाली कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हाफ फील्ड होती है। हाँ, उसमें Na+ और Cl- इस तरह से अरेंज होते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। स्टेबल है तो और ज्यादा होनी चाहिए थी ना बॉइलिंग पॉइंट। कौन बच्चे स्टेबल है? मैम वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल ज्यादा है तो और मुश्किल होना चाहिए ना उसे बॉईल करना, मेल्ट करना। नहीं 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 बच्चे, यहाँ पे बात अलग चल रही है। यहाँ पे मैं बात करूँ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से, उसको रिलेट करूँ। यहाँ पे बात चल रही है मेटालिक बॉन्ड की ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कुछ हटके हैं एस और पी ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आप ये बोलोगे, क्योंकि हम किस पे पढ़ रहे हैं बेसिकली, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आप कंसेप्ट देख रहे हो यहाँ पे कि भैया जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा क्या होने चाहिए, फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होनी चाहिए, उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। लेकिन D5 में क्या होता है बच्चे, जो 5 इलेक्ट्रॉन है ना वो इंटरेस्टेड ही नहीं है मेटेलिक बॉन्ड बनाने में। जब वो बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे तो फिर कहाँ से आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी उनको मेल्टिंग एंड मेल्ट और बॉईल करने के लिए। रीजन आप ये मेंशन करेंगे कि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन है। समझ गए बच्चा पार्टी? बोलो। ठीक है, तो वैसे रीजन नहीं आएगा आपका पेपर में लिखना क्योंकि एनसीईआरटी में ही नहीं दे रखा। लेकिन हाँ, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए आपको ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा रीजन ध्यान रखना पड़ेगा कि हाफ फील्ड की वजह से ये इंटरेस्टेड नहीं है मेटेलिक बॉन्ड बनाने में। ठीक है, उसके बाद बच्चे हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। देखो, अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को मिक्स कर दोगे ना तो फिर फंसोगे, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जिंक की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि D10 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और आयनाइजेशन एनर्जी को बोल सकते हैं क्या सिमिलर है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दोनों बिल्कुल अपोजिट काम करेंगे अगर आपने देख लिया तो। ठीक है, तो इसलिए इसको इससे कोरिलेट मत करना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम क्यों होती है भैया? क्योंकि क्या होता है, जिंक डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। ठीक है, बस ये लिख देना और कॉन्फ़िगरेशन लिख के आ जाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा कॉम्पिटिटिव में आएगा तो भैया ऑप्शन MCQ आएंगे, उसमें तो आपको डायरेक्ट टिक मारना है। ठीक है, एक है बच्चे डेंसिटी। डेंसिटी वाला फैक्टर ना आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन ये कई बार आ जाता है, तो ध्यान रखना। देखो बच्चे, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है, यही होता है। वॉल्यूम को क्या मैं साइज से रिलेट कर सकती हूँ क्या? बोलो, वॉल्यूम को क्या मैं साइज से रिलेट कर सकती हूँ ना? बोलो। यस मैम, है ना? मतलब जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा वॉल्यूम। सिंपल, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अभी आपको क्या दिख रहा है बच्चे, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ध्यान से सुनना, इजी है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है बच्चे? साइज डिक्रीज होता है। देखो ऐसे लिखा करो, साइज डिक्रीज होता है, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा तो बच्चे डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ये वाला कंटेंट बच्चे स्कैंडियम से कॉपर तक तो मस्त मजे से चलेगा, स्कैंडियम से कॉपर तक मस्त मजे से चलेगा। लेकिन जिंक वाले केस में हमने क्या देखा था बच्चे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो क्या हो गया था बच्चे? एक्सपेंड हो गया था, और इसकी वजह से आपका वॉल्यूम बढ़ गया था। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो बच्चे जिंक के केस में डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ध्यान रखना, स्कैंडियम से कॉपर तक तो नॉर्मल ट्रेंड चलेगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन जिंक वाले के केस में डेंसिटी क्या होगी? कम। कर लोगे ये वाला भी? इसमें भी कुछ ऐसा खास तौर पे ध्यान रखने वाला नहीं था, कर लोगे? चलो आगे बढ़े क्या? बोलो बोलो बेटा, आगे चलें क्या? देखो, इनऑर्गेनिक का नाम कुछ नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक ना बनाई ऐसे गया, कोई भी टीचर पढ़ाते ना इनऑर्गेनिक पहले ही बोल देता भैया एक्सेप्शंस आने वाली है इस चैप्टर में। और इतना भी मुश्किल नहीं है ये चैप्टर की, मतलब और बहुत सारी एक्सेप्शन ऐसी हैं जो लर्न करी जा सकती है, तो इस वजह से टेंशन नहीं लेने का। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड,
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, किस केस में एनर्जी चाहिए, टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, वही आपकी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, स्कोरिंग चैप्टर है पंकज, बिल्कुल स्कोरिंग चैप्टर है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपके नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, और जेई में भी आते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। हम क्यों 8 नंबर भैया कटवाएंगे जबकि इतना इजी चैप्टर है ना, और आना सारा एनसीईआरटी में से, तो इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन होगी तो फिर क्या होगा, कर लेंगे, करने में क्या जा रहा है ना। चलो, तो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चे क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट, तो कोई मुझे बताएगा आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होगी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज होगी, वही सिंपल सा बात जो मैंने कहा था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो ध्यान से सुनो, कुछ ना एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिमिलर सी होती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो भैया खींचेंगे तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। अगर न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल ठीक बोला पंकज ने, ठीक है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब भैया ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, उसको उसके आयन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो यानी कि होना तो क्या चाहिए भैया, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक बिल्कुल सेम ट्रेंड फॉलो करना चाहिए कि जिंक की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम कम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्योंकि आपकी इनऑर्गेनिक है और ऐसा हो ही नहीं सकता एक्सेप्शन ना हो, तो इसमें भी एक्सेप्शन है, लेकिन आपको सारी लर्न नहीं करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या लर्न करना है, ठीक है। उसके पहले ये ध्यान रखना बच्चे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है सेकंड से, और सबसे कम फर्स्ट वाली होती है, ठीक है। फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ज्यादा सेकंड और थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है। अभी देखते हैं बच्चे इसमें रीजनिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का बच्चे ट्रेंड लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, तो देख पा रहे हो क्या सारे, बोलो। यस मैम। अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ बिल्कुल बकवास सा ट्रेंड है, बकवास का मतलब इर्रेगुलर ट्रेंड है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रखी और हमें जाननी भी नहीं है, हमें जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम सिर्फ किसमें इंटरेस्टेड है, क्रोमियम और जिंक में है। क्रोमियम वैसे तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, देखो 631 से 656 बढ़ रहा है, लेकिन वेनेडियम में आने के भैया ज्यादा नहीं हो रहा, बिल्कुल ऑलमोस्ट 656 650 बराबर ही है। ऐसे देखो क्रोमियम में बढ़ तो रहा है, बिल्कुल ना के बराबर बढ़ रहा है, फिर 717 इंक्रीज हो रहा है, 762, फिर 758, देख पा रहे हो इस तरह से कैसे इरेगुलर ट्रेंड है, देख पा रहे हो। और जिंक में फिर एकदम से बढ़ गई। तो हमें क्या इन सबको ध्यान में रख रहा है, नहीं करना। ये इरेगुलर ट्रेंड सिर्फ किस वजह से आता है, क्योंकि जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चे, वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इस वजह से अलग अलग जो है इनका आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है। तो आपको उस पर नहीं जाना है, आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। हमें मेन फोकस करना है भैया क्रोमियम में इतना कम कैसे इंक्रीज हो रहा है और जिंक में एकदम से 906 कैसे बढ़ गई, हमें ये देखना है। रेडी हो समझने के लिए सारे, बोलो। तो पॉइंट बना के लिखो बच्चा। देखो मैं बात कर रही हूँ क्रोमियम की, अगर मैं बच्चे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं क्रोमियम की, तो क्या होगा, देखो क्रोमियम में क्या होता है, 24 होता है एटॉमिक नंबर, पॉइंट लिखते जाओ समझ आ जाएगा, यानी कि 4s1 3d5 यही होता है बच्चा, बोलो यही होता है। अरे बोल दो, सो तो नहीं गए, बोरिंग तो नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है चैप्टर, तुम लोगों को अच्छा है ना, वेरी गुड। ऐसे ही जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तब भी आपको कहना अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन, अरे हम कराएंगे, ठीक है। चलो क्रोमियम की बच्चे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहां से निकलेगा भैया, कहां से निकलेगा, 4s से निकलेगा, तो यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d5, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर हमें क्या मिल रही है बच्चे, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। इसीलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम के केस में इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, बहुत कम इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते भैया हमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। क्लियर हुआ ये पॉइंट बच्चा, बोलो बोलो बोलो। यस मैम। अगर मैं जिंक का क्या होगा, जिंक में होता है 4s2 3d10 30 होता है इसका एटॉमिक नंबर, है ना। तो बच्चे क्या होगा,
देखो ओके, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है बच्चे जिंक का, कि भैया एक इलेक्ट्रॉन आप कहां से निकालोगे भाई, कहां से निकालोगे, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से निकालोगे, यही मतलब हुआ ना इसका। तो मतलब आप फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से निकालोगे तो बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इस वजह से देख पा रहे हो 906 हो गई है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप इसमें क्या लिखोगे बच्चे, रीजन फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखोगे, फुल्ली फिल्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों को एक्सप्लेन कर दोगे, बोलो। सीबीएसई में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये आपके कहाँ पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव में, तभी मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया। कर लोगे ये वाली चीज, पहले तो ये बताओ, बोलो बोलो। मैम रिपीट कर दो। कहाँ भाग गए थे पंकज? मैम कोई गेस्ट आ गया था। ले बता भाई, अब ऐसे तो मत किया करो बच्चे। जिंक की ना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है ज्यादा, क्योंकि जो आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकालते हो, वो आपको ऐसे ऑर्बिटल से निकालना पड़ता है जो कि ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आ रही है। ठीक है, इसकी कम क्यों आ रही है, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है विच इज D5, जिसकी वजह से इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में। तो क्या मैं बोल सकती हूँ बच्चे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर हाई, बोलो बोलो। यस मैम। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये भी लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, बिकॉज ऑफ द फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। चल, उसके बाद बच्चे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। अभी देखो बच्चे, यहाँ पे मैं क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर लिखूं तो क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, सॉरी, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस केस में क्या कॉन्फ़िगरेशन थी बच्चा, बताओ, 3d5 थी, है ना, ऐसे लिख देते हो, ऐसे समझ में आ रहा है ना बच्चे। अब देखो, अभी मैं क्या बात करूं, आयनाइजेशन एनर्जी 2 की। अब देखो ध्यान से, आयनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब क्या है, कि जो आपको अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना, वो कहां से निकालना पड़ेगा, D5 में से निकालना पड़ेगा, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि अब आपको हाफ फील्ड से निकालना पड़ रहा है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो बच्चे कॉपर की होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, इज हाई। ठीक है, ध्यान रखोगे, बोलो बोलो बोलो। यस मैम। ठीक है, ऐसे ही बच्चे सेम इन केस ऑफ कॉपर। कॉपर में क्या होता है बच्चे, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d10। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के केस में तो आपको कुछ नहीं करना, एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकालना और 3d10 बन जाएगा, यानी कि कॉपर प्लस की ये है कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट रुको, एक सेकेंड, 3d10 ये है कॉपर प्लस की। लेकिन अगर आपको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है, तो यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना पड़ेगा, डी के फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखी हुई है, इसके 10 इलेक्ट्रॉन, उसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो आपकी सेकेंड आयनाइजेशन कॉपर की होती है, वो भी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बच्चे ऑर्डर लिखूं, इधर देखो, अगर मैं ऑर्डर लिखूं, होना तो क्या चाहिए बच्चे, वेनेडियम की कम होनी चाहिए, उसके बाद क्रोमियम की, फिर होनी चाहिए मैग्नीज की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें किसकी ज्यादा होती है बच्चे, कॉपर की ज्यादा होती है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसी बच्चे इन केस ऑफ निकल, कॉपर, जिंक, ये वाला ट्रेंड रहता है। होना तो चाहिए जिंक का ज्यादा, लेकिन कॉपर की जो होती है वो ज्यादा होती है सेकंड, क्योंकि हम D10 में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। ऐसी क्रोमियम में हम D5 में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। क्लियर है बच्चा, बोलो। ये लिखना पड़ेगा, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ये लिखो, जैसे मैं पॉइंट बनवा के लिखवा रही हूँ ना, लिखो इसको। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, यार ये लिखो सेकंड। मैम कॉपर का जिंक से भी ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी? बच्चे देखो, मैं समझाती हूँ आपको। जिंक में क्या था बच्चे, इधर देखो, अगर मैं बात करूं, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो 4s1 3d10 था, यही था ना। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो बोलो, अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ तो इट मीन्स आप कहां से निकालोगे बच्चे, 4s से निकालोगे और आपको D10 मिल जाएगी।
है ना, मतलब आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। जबकि कॉपर के केस में क्या है, आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन D10 में से निकाल रहे हो, जबकि इन केस ऑफ जिंक आप कहां से निकाल रहे हो बच्चे, 4s में से निकाल रहे हो। तो कौन वाला ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बताओ कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट? कॉपर वाला 3D10 वाला। ये वाला ऑर्डर। हाँ बोलो। मैम फिर तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा मैम फिर ये। कौन अनस्टेबल हो जाएगा बेटा? मैम कॉपर। कॉपर अनस्टेबल क्यों हो जाएगा? मैम आपने कहा ना आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो तो डेफिनेटली हो जाएगा, वो हम रिएक्शन बाद में देखेंगे कि भैया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये है, कॉपर प्लस शो करता है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम बच्चे यहाँ पे बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, तो आपको हाँ हाँ बोलो। मैम हाँ हमने जितने भी मैम इलेक्ट्रॉन्स निकाला है मैम, आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो, अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो मैम हम सारे एलिमेंट्स में से हम एस में से निकालेंगे या फिर डी में से निकालेंगे? ना 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 नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बच्चे आप 4s में से निकालोगे। क्यों निकालोगे? क्योंकि 3d पहले आता है, 4s बाहर की तरफ होता है, और आपको पता है आप इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में से निकालना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू डी वाले में से। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले आप फिल करोगे 4s में और निकालोगे भी वहां से। फिल आपने किसके अकॉर्डिंग किया? ऑफबो रूल से, n+l रूल। ठीक है, और निकाला आपने किससे? क्योंकि भैया 4s ज्यादा इन्वायरमेंट की तरफ वो है, एक्सपोज्ड है ना, तो वहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे। 3d आपका पहले लाइक अंदर की तरफ लाइक करता है और 4s बाहर की तरफ लाइक करता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी वाला समझ में आ गया सबको? जल्दी बताओ, याद रखोगे ये वाले ट्रेंड? यस मैम। बच्चा आप फर्स्ट टाइम आए हो क्या ये रूट के नाम से जिन्होंने लॉगिन किया? हेलो, हाँ बेटा। उसके बाद है बच्चे, लिखो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज वेरी हाई। मैग्नीज इज वेरी हाई क्यों है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ मुझे, बताओ। मैम D5 की वजह से। वेरी गुड, क्योंकि Mn2+ क्या होता है बच्चे? D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अब जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड का मतलब क्या है कि जो आप तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहां से निकालोगे भैया? इस हाफ फील्ड में से निकालोगे, जो कि मुश्किल है। इस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी Mn2+ की वो ज्यादा होगी, मतलब सॉरी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज वेरी हाई। एक और लिखो बच्चे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर चेंज फ्रॉम Fe2+ टू Fe3+ इज वेरी स्मॉल। बताओ क्यों इज वेरी स्मॉल? क्यों? ये पॉइंट है, ये आपको याद करने, कहीं नहीं मिलने वाले आपको। पैराग्राफ बना के लिखोगे तो डेफिनेटली बोर हो जाओगे जब एंड में रिवीजन करोगे तो। हाँ बोलो, इसकी स्मॉल क्यों है Fe2+ से? पहले तो Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा मुझे? बताओ पहले तो। हाँ बच्चा, Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन बताओ। मैम D6 होगा, 3D6 से 3D5 बन रहा है। वेरी गुड, यानी कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आपका D6 से D5 बन रहा है, विच इज वेरी स्टेबल, है ना? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबल है ना। तो जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी भैया चेंज होने में Fe2+ से Fe3+ में, वो स्मॉल हो। रीजन ये था, समझ गए? बताओ, बोलो बेटा। ठीक है, अभी बस एक लास्ट पॉइंट लिख लो, फिर बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। लिखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d सीरीज, या लिखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d आर हायर देन 3d और 4d। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? वैसे तो हम क्या कहते हैं बच्चे, जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि साइज बढ़ता है ना, तो इजिली जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना थोड़ा इजी रहता है, यही बोलते हो ना। लेकिन यहाँ तो मैंने भैया पुट्ठा ही लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 5d की आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। कोई बता पाएगा क्या क्यों? मैम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नहीं, वो हम इसमें नहीं बोलेंगे। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन में बच्चे आप साइज वाला फैक्टर लेंगे, ना कि आयनाइजेशन एनर्जी वाला। कुछ और बोलो, सही जा रहे हो वैसे, थोड़ा और सोचो। मैम हाँ मैम बैड शील्डिंग ऑफ एप्पल शेल, वेरी गुड, क्योंकि 5d सीरीज में जब आओगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहाँ होगी? इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी आपकी
f ऑर्बिटल में। और तुम्हें पता है अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर बताऊं तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा बच्चा, s का सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास होता है, फिर p का, फिर d का और फिर f का। यानी कि f का बच्चे सबसे पुअर है। यानी कि अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, तो अगर मान लो ये f वाले इलेक्ट्रॉन है, ये s वाले इलेक्ट्रॉन है, तो f का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। यानी कि जो न्यूक्लियस और जो ये आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी 5D की सीरीज की वो ज्यादा होगी 3D और 4D से, ध्यान रखोगे। क्योंकि अदरवाइज आप ये वाला कंसेप्ट लगा के आओगे कि डाउन द ग्रुप भैया आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि साइज बड़ा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना इजी रहता है। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो आज आप क्या करेंगे, देखो बच्चे कितनी रीजनिंग बन गई एक बार देखते हैं हम। देखो क्या क्या क्वेश्चन बने आज में, देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, सेकंड क्वेश्चन। तीसरा ये पता होना चाहिए एनर्जी डिफरेंस जो होता है 3D और 4s के बीच में कम होता है, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और फलाना ढिमकाना आ जाएगा कि भैया ये जो है इसको क्यों नहीं हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते, इसको क्यों बोलते, इसको क्यों नहीं बोलते क्यों है, क्योंकि अगर डी ऑर्बिटल में बच्चे पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि 1 to 9 है तो वो है ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर वो ग्राउंड स्टेट और उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसा है, अगर नहीं है तो भैया नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर एक क्वेश्चन बना कि भैया जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। फिर हमने देखा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को कैसे एक्सप्लेन किया, है ना, तीन चेंजेस आ रहे हैं इसमें, है ना, तो उसको हमने देखा। उसके बाद मेटेलिक करेक्टर हमने देखा कि मेटेलिक करेक्टर जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ेगा, लेकिन मैग्नीज और टेक्टिनियम एक्सेप्शन था। और जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का हमने देखा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम किसकी होती है, जिंक की होती है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, डेंसिटी वाला फैक्टर देख ले, जिंक का सबसे कम होता है। आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत सारी एक्सेप्शन देखी। पहला क्वेश्चन बनता है क्रोमियम में इतना कम इंक्रीज क्यों आता है और जिंक में इतना ज्यादा क्यों आता है। ठीक है, फिर बोल देंगे कि भैया सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है मैग्नीज की बहुत हाई होती है, लेकिन जब हम Fe2+ से Fe3+ में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का चेंज बहुत कम क्यों होता है। कितने क्वेश्चन हो गए, बोलो। बहुत सारे हो गए, ना, बोलो। यस मैम। सो गए क्या, सो तो नहीं गए? नो मैम। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बने, 10 बने, 8 बने, 5 बने, 4 बने, जितने भी बने, आप जब अपने ये एनसीईआरटी में से इसको पढ़ेंगे, इसकी नोट्स बनाने की बिल्कुल नीड नहीं है अगर आपने पहले बना रखे हैं। अगर पहले नहीं बना रखे हैं तो भी कोई नीड नहीं है बनाने की, आप सिर्फ एनसीईआरटी खोलेंगे, जो मैंने पढ़ाया है, जो एक्सेप्शन मैंने बताई है आपको, उस पर आप हाईलाइट करेंगे और साथ में लिखते जाएंगे यदि क्वेश्चन नंबर 1 बना था, ये ऐसा ऐसा मैम ने बनाया था, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 बना। अगर आप ऐसे ऐसे करके करेंगे ना और एंड में जाके इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे ना, भूलोगे ही नहीं चीजों को, कभी चीजों को भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि हम कब मिलेंगे बच्चे, वेडनेसडे को मिलेंगे, राइट। तो वेडनेसडे को हम क्या करेंगे, सारा ऑक्सीडेशन स्टेट कवर करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैग्नेटिक मूवमेंट और कलर का मैं वैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम्हें कोऑर्डिनेशन में, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए एक बार और बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद ये कैटालिटिक, इंटरस्टिशियल, एलओए तो 5 मिनट का काम है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं बिल्कुल भी, हाँ लेकिन बोर्ड में आ जाते हैं, वो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, और बस बाकी हमारी प्रॉपर्टीज रह जाएंगी डी ब्लॉक की, फिर वो नेक्स्ट टाइम करना पड़ेगा क्योंकि इतना तो नहीं होगा ना वेडनेसडे को, तो फिर जो भी रह जाएगा वो हम कर लेंगे। यानी कि बेसिकली 3 दिन तो चाहिए हमें डी ब्लॉक करने में और 2.5-3 दिन चाहिए हमें एफ ब्लॉक वाले करने में। ठीक है, तो एफ ब्लॉक में भी लेंथेनॉइड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिनॉइड्स ना के बराबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीजें उसमें भी हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया।